सो फ्रेंड्स, आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल ख़त्म की थी बात। हमने कल बिजनेस को समझा था। बिजनेस क्या होता है, किसको बिजनेस कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है। और आज हम जो समझने वाले हैं वो बिजनेस के साथ में जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वर्ड, वो है प्रोफेशन। तो ये हमने कल कर लिया है और ये आज हम करेंगे। ठीक है। प्रोफेशन की जहाँ पे बात आती है तो दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपको डेफिनेशन के तौर पे कहीं पे कुछ लिखना है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ऐसे तो कहीं पे ये स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया नहीं है, लेकिन दो फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, एक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि आप प्रोफेशन पे ही फोकस करो। ठीक है। तो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो एक आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि उसकी पढ़ाई वगैरह वैसी होनी चाहिए, कहीं पे डिग्री जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले ले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर किसी को एडवोकेट बनना है तो उसको पहले लॉयर बनना पड़ेगा, जिसके लिए उसको एलएलबी करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस, और यही लाइन में उनका जो भी रहता है, एलोपैथी के लिए एमबीबीएस, आयुर्वेदा के लिए कुछ और रहेगा, होम्योपैथी के लिए कुछ और रहेगा। जो भी क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट, वो क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है प्रोफेशन को लेकर, वो है स्पेशल स्किल्स। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो वो भी आपको प्रोफेशन के तौर पे उसको कंसिडर करना है, उसको प्रोफेशनल बनाती है। जैसे कि सर्जन, तो एक सर्जन के पास क्या होता है, उसके पास एक स्पेशल स्किल होती है जिसके बेसिस पे वो सर्जरी करता है। हर डॉक्टर सर्जरी कर सकता है क्या? नहीं, सर्जन कर सकता है, उसके पास स्पेशल स्किल होती है जो उसने अक्वायर की होती है। वैसे ही और भी स्पेशल स्किल्स होती है, वो अक्वायर करने पे आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो। तो पहली जो बात हमने कही वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और दूसरी जो है वो है स्पेशल स्किल। ठीक है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी आपके पास स्किल हो सकती है, वॉट एवर इट इज़, मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप, है ना। तो आप प्रोफेशनल कहलाओगे। ठीक है। अब इसके बाद हम जो यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे वो है इसके फीचर्स। ठीक है। तो आपने हमेशा सुना होगा बचपन से, अभी भी आप सुनोगे, आगे जाओगे, पढ़ोगे, बड़े होगे, तभी भी आप सुनते रहोगे ये बात कि ऑलवेज एम हाई। तो यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे? एम फॉर क्वालिफिकेशन, फॉर हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स। इतनी सी बात ध्यान में रखो, यहाँ पे आपके तीन फीचर्स लिखे हुए मिल जाएंगे, आपको छुपे हुए मिल जाएंगे, जो आपको याद रखने में हेल्प करेंगे। पहला है आपका एम। तो प्राइमरी एम क्या होता है प्रोफेशनल का? अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना। हम एम की बात कर रहे हैं, तो उनका एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, जिसके लिए वो स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अक्वायर करते हैं और स्किल अक्वायर करते हैं। ठीक है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स जो है वो क्यों अक्वायर की जा रही है? टू अर्न मनी, है ना। और ये अर्निंग मनी जो है वो ही आपका एम है। ठीक है। तो आप आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, लॉयर बनोगे, एडवोकेट बनोगे, जो भी बनोगे, डॉक्टर वगैरह। डॉक्टर बनने के चांसेस तो अभी कॉमर्स में आ गए हो आप, तो ना के बराबर है। लेकिन एम क्या रहता है प्रोफेशनल का? अर्निंग मनी। ठीक है। दूसरा जो है वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ये पहला वाला था, ये दूसरा। क्वालिफिकेशन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ईच प्रोफेशन हैज़ अ सर्टेन बॉडी ऑफ नॉलेज। हर प्रोफेशन, आप अगर आप डॉक्टर की बात करोगे तो उनकी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है पूरी, उनकी जो एक अलग स्किल सेट होती है। एजुकेशन जो उनका जो बनाया जाता है सिलेबस, वो पर्टिकुलर चीज़ ध्यान में रख के बनाया जाता है ना। तो वो उसको बोलते हैं कि वो अक्वायर करने के बाद, वो नॉलेज अक्वायर करने के बाद, वो पर्टिकुलर स्किल सेट वगैरह जो भी उधर है वो अक्वायर करने के बाद ही आप वो प्रोफेशन में जा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, और तभी आप प्रोफेशनल कहलाओगे, है ना।
वैसा है। अगर आप डेंटिस्ट बन रहे हो और आप बोलोगे मैं सर्जरी करूंगा, तो आप सिर्फ दांत से रिलेटेड सर्जरी अगर आप कर पाओ तो कर पाओ, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। आप बोलोगे नहीं मैंने सर्जरी की है पहले भी लोगों के दांत की, मैं अभी पेट की सर्जरी करूंगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, यू कैन नॉट डू इट। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो जहाँ पे उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैंडेटरी स्टैट्यूटरी सिग्नेचर वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, सर्टिफिकेट्स लगते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वहाँ पे वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। तो एवरी प्रोफेशन का क्या होता है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो अक्वायर करनी होती है, जिसकी पढ़ाई करनी होती है, और वो भी सिस्टमेटिकली करना होता है। और हर प्रोफेशन में आपको पता होगा कि क्वालिफिकेशन लेने के साथ या क्वालिफिकेशन लेने के बाद एक इंटर्नशिप नाम की चीज़ होती है। आपको कुछ कोर्सेज में इसके कोर्स के साथ में प्रैक्टिस करनी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है, और कुछ में कोर्स खत्म होने के बाद ट्रेनिंग लेनी होती है। जैसे सीए में साथ में होता है और सीएस में बाद में होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो डॉक्टर बनने के बाद भी आप पहले ट्रेनिंग लेते हो, आप काम सीखते हो आपका, है ना, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते हो। डायरेक्टली आपको लाइसेंस या सर्टिफिकेट प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलता है। तीसरी हमने जो बात की ऊपर, वो है फिनेंशियल रिटर्न्स। अभी इसमें जो है इनकम जो मिलती है प्रोफेशनल को, वो फीस के तौर पे मिलती है, और ये फीस जो होती है वो फिक्स नहीं होती। ना ही फीस मतलब आप एक कस्टमर से, क्लाइंट से फीस तो आप ले लोगे, लेकिन आपको कितने कस्टमर मिलेंगे एवरी डे, एवरी एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, उसका कोई हिसाब किताब कोई अश्योरली नहीं कह सकता, विद अश्योरेंस नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पास ये हफ्ते में, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास 100 पेशेंट आएंगे, या फिर ये पूरे महीने में 2000 पेशेंट आएंगे। नहीं, कोई नहीं कह सकता। कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए इनकी भी जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती है। पर क्लाइंट आप फिक्स कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल आपकी फीस, कि हाँ मैं पर पर पेशेंट मैं 200 रुपये पर कंसल्टेशन लूँगा, 1000 रुपये लूँगा, मैं पर क्लाइंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 5000 लूँगा, वो ठीक है। लेकिन कितने कस्टमर मिलेंगे आपको, कितने क्लाइंट मिलेंगे, दैट इज़ नॉट अश्योर्ड। ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोफेशनल जो होते हैं वो खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कहीं पे काम भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस खुद की कर रहे हो, तो आपके जो फाइनेंशियल रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं है होंगे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग, है ना। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, इफ़ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट समवेयर, तो फिर आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब भी कर सकता है, एक डॉक्टर जो होता है वो हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, सैलरी ड्रॉ कर सकता है, और यहाँ पे जो फिक्स नहीं है सैलरी, उसकी इनकम यहाँ पे वो एज अ सैलरी फिक्स हो जाएगी। ठीक है। अभी चौथी चीज़ जो आती है वो है कैपिटल। ठीक है। अगर कैपिटल की बात करें, आप अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, अगर आप ये जॉब नहीं कर रहे हो, खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगेगी। प्राइमरीली अ प्लेस टू प्रैक्टिस, एक आपको शॉप लगेगा या फिर आपको ऑफिस लगेगी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन। जैसे आप एक डेंटिस्ट के पास कभी जाते हो, गए रहोगे या फिर आगे जाओगे, तो देखोगे एक डेंटिस्ट का पूरा एक अपना सेटअप होता है अलग सा, जो एक नॉर्मल डॉक्टर का नहीं होता है। नॉर्मल डॉक्टर के पास आपको एग्जामिन करने के लिए बेड रहेंगे, थोड़ी बहुत मेडिसिन रहेंगी, एक कंपाउंडर वहाँ पे काम कर रहा होगा, ठीक है, और लोग यहाँ पे पैसेंजर आप सॉरी पेशेंट्स आपको बैठे हुए नजर आएंगे। लेकिन डेंटिस्ट के पास ऐसा नहीं होता है। डेंटिस्ट के पास उसकी चेयर होती है अलग तरीके की, उसके लाइट्स वगैरह होते हैं, उसके टूल्स होते हैं, और थोड़ा बहुत काम तो वो वहीं पे हो ही जाता है। मतलब कि आपकी मेजर कोई सर्जरी हो तो अलग बात है, वरना रूट कनाल जैसी ट्रीटमेंट तो आपके डेंटिस्ट के पास ही हो जाती है। तो उसका जो सेटअप है, ये जो सेटअप होता है डेंटिस्ट का, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये नॉर्मल डॉक्टर का कम होता है। मान लो कि ये दोनों भी डॉक्टर, ये डेंटिस्ट और ये डॉक्टर दोनों भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे और कहीं पे जॉब कर रहे, तो ये खर्चा तो उनको आना ही नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से उनको ये खर्चा करना पड़ेगा। सिमिलर इज द केस विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड
लॉयर्स, एडवोकेट्स, तो उनके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, ट्रेनीज़ रहेंगे, उनके वहाँ पे बुक्स रहेंगी, कंप्यूटर्स रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन प्रैक्टिस। तो वो जगह कितने कितने उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, कितने इंटर्न्स रखे हैं, उतना उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मतलब कि कंप्यूटर्स वगैरह, डेस्क वगैरह उतने बनाने पड़ेंगे। ओके, तो वो हो गया आपका कैपिटल वाला पार्ट। तो अगर प्रैक्टिस है तो दैट विल लीड टू कैपिटल। ऑलराइट, इसके बाद आएंगे रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। ये जो आपको आपने ये कोर्स वगैरह किए हैं, वो कोर्स आपने किए हैं, ये सर्टिफाई कौन करेगा? तो उनकी एक गवर्निंग बॉडी होती है। हाँ, जैसे कि अगर आप सीए हो तो आपकी गवर्निंग बॉडी कौन सी होगी? आईसीएआई। अगर आप सीएस हो तो आईसीएसआई। अगर आप एडवोकेट हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बराबर है। तो ये आपकी गवर्निंग बॉडी है। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और इनके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ये जो भी गवर्निंग बॉडी आपको एप्लीकेबल है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उनको आपको मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, कभी वन टाइम रहती है, कभी एवरी ईयर रहती है, एनुअल रहती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह होते हैं। और अगर आप इनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपके सर्टिफिकेशंस कैंसिल हो सकते हैं, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे कि बार कर दिया प्रैक्टिस से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी उनका डिसिप्लिनरी एक्शन रहेगा वो हिसाब से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हर प्रोफेशन का होता है और वही गवर्निंग बॉडी में उनकी मेंबरशिप होती है। तो अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैम्प देखोगे, उनका सील देखोगे, तो उसके ऊपर यहाँ पे नंबर लिखा होता है, उनका मेंबर रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। वो नंबर से वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वो नंबर मस्ट है हर जगह पे मेंशन करना, जहाँ पे भी सर्जिकल रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उनको ये सील लगाना पड़ता है। प्रैक्टिस का जो अपना नंबर रहता है, मेंबरशिप नंबर, वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 6th पॉइंट जो आता है वो है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है कि आपने जो पढ़ाई करके, मेहनत करके ये मेंबरशिप अक्वायर की है, आपने जो सीए बने हो आप, या चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी बने हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, एडवोकेट बने हो, आप बोलोगे मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं अभी ये खुद प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं मेरे बेटे को दे दूंगा या दामाद को दे दूंगा या बेटी को दे दूंगा, बहू को दे दूंगा, तो ये कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, जिसको बनना है मेंबरशिप लेनी होगी और उनको वो स्किल सेट अक्वायर करने होंगे, पढ़ाई करके क्वालिफिकेशंस अक्वायर करने होंगे। तो आप प्रोफेशनल की जो डिग्री होती है, लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, दे आर नॉन ट्रांसफरेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, नॉट ऑन एनी ग्राउंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड, नेवर एवर। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है नेचर ऑफ वर्क। ओ सॉरी, नेचर ऑफ वर्क में क्या आता है? तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि सबका नेचर ऑफ वर्क अलग अलग होता है और वो हिसाब से वो फीस चार्ज करते हैं। जैसे कि एक आर्किटेक्ट है, वो बिल्डिंग का प्लान बना के देगा, बोलेगा ये ऐसे घर होने चाहिए हर फ्लोर पे, और यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, तो वो प्लान बना के देगा आर्किटेक्ट, और उसके बदले में वो फीस लेगा। ठीक है, वैसे ही डॉक्टर अपना काम करता है, कंसल्टेशन देता है, बीमारी क्या है डायग्नोस करता है, और वो प्रोफेशनल फीस लेता है ना। एडवोकेट आपको गाइड करता है आपके लीगल मैटर्स में और वो फीस लेता है। ठीक है, तो सबका नेचर ऑफ वर्क अलग अलग होता है और उसकी फीस वो हिसाब से वो लोग लेते हैं, जितना जिसको लगता है कि भाई मैं इतना डिमांड मैं कर सकता हूँ या मैं इतना डिजर्व करता हूँ, वो बेसिस पे वो लोग आपसे फीस मांगते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशन में कुछ खास फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन में है नहीं, ये जो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है जहाँ पे प्रोफेशन की बात आती है,
दो चीज़ उनको अलग करते हैं सबसे, एक है उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे हमने मेंशन किया, और दूसरा है स्पेशल स्किल्स। और स्पेशल स्किल्स के बाद हमने उनके फीचर्स देखे। तो पहले 3 फीचर्स यहीं पे आ गए, एम फॉर क्वालिफिकेशन फॉर हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स, है ना। आप एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन के लिए एम करो, क्वालिफिकेशन लेके आओ, तो आपको अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे, है ना। नॉर्मल ग्रेजुएट से ज़्यादा सीए कमाता है, सीए से ज़्यादा सीए प्लस एमबीए कमाता है, या सीए प्लस सीएफए की डिग्री रहती है जिनके पास, वो कमाते हैं। तो अपना अलग अलग जो भी हिसाब है, मार्केट में डिमांड चेंज होती रहती है, लेकिन आपके पास अगर क्वालिफिकेशंस वगैरह है तो यू विल मेक मोर मनी। ठीक है। फिर आती है बात कैपिटल की। तो अगर आप ये सब ये आप डिग्री लेने के बाद अगर आपने डिसाइड किया कि भाई मैं तो प्रैक्टिस करूंगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी या एज अ डॉक्टर, तो आपको कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपको एक ऑफिस लगेगी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए जगह लगेंगे, आपके टूल्स बन लगेंगे। टूल्स में अगर आप डेंटिस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, उनका सेटअप अलग होता है, नॉर्मल डॉक्टर की डिस्पेंसरी अलग होती है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जाओगे तो आपको 5-6 कम से कम कंप्यूटर मिल जाएंगे। तो अभी लैपटॉप का ज़माना है, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट लैपटॉप डिमांड करेगा, बोलेगा डिमांड तो नहीं कर सकते, मतलब वो इन्वेस्ट करेगा पैसा उतना कि भाई मेरे बंदों के पास लैपटॉप होना चाहिए, सो दैट दे कैन गो टू एनी प्लेस। ऑडिट वगैरह के लिए जाना है तो लैपटॉप लेके जाओ, वापस लेके आओ, सो ऑन सो फोर्थ, है ना। तो हिसाब से कैपिटल लगता है। फिर हमने बात की रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप के लिए। तो आप ये जो क्वालिफिकेशन अक्वायर करते हो और आपने अक्वायर किया है, ये दुनिया भर को कैसे पता चलता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है टू प्रैक्टिस। ये कौन देता है, तो गवर्निंग बॉडी देती है आपकी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था आईसीआई, आईसीएसआई, बीसीआई वगैरह वगैरह। इसके बाद हमने नॉन ट्रांसफरेबिलिटी देखा कि आप अपने क्वालिफिकेशंस, अपना लाइसेंस टू प्रैक्टिस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने देखा था नेचर ऑफ वर्क। तो जब का नेचर ऑफ वर्क हर प्रोफेशनल का अलग होता है, और वो अपने हिसाब से वो काम करता है प्रोफेशन के हिसाब से, और वो हिसाब से वो फीस डिमांड करता है जो उसको लगता है कि उसको मिलनी चाहिए। तो प्रोफेशन में बस इतना ही है फिलहाल के लिए। ओके, इसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।